हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हो। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds। Repeat this line with me, dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज अभी तक हम सेशंस में स्किमिंग कर रहे थे, ठीक है। आज के सेशन में हम स्किमिंग तो बहुत सारी करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ के साथ हमें क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, ठीक है। तो जब हम स्किमिंग करेंगे तो हमें कुछ कुछ याद भी रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी। वो थोड़ा थोड़ा सा ना माइंड में याद भी रखना है हमें। तो तैयार है स्किमिंग के लिए? क्योंकि हमें स्किमिंग के साथ चीज़ों को मन में थोड़ा सा याद भी रखना है, इसीलिए मैं आपको हर स्लाइड के लिए 1 मिनट दूंगी। तो यू विल गेट 1 मिनट फॉर एवरी स्लाइड। तेजी से आगे बढ़ते जाना है, ओवरऑल मीनिंग को समझना है और फिर अगली स्लाइड पर आना है, फिर अगली स्लाइड पे। तो पहले 2 पैसेजेस हम साथ में करेंगे, जहाँ पे एवरी स्लाइड के बाद मैं भी आपको मेन आइडिया बताते हुए चलूंगी और फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। उसके अगला जो पैसेज होगा वो हम क्विज फॉर्मेट में करेंगे, मतलब जहाँ पे आपको प्रॉपर 10 मिनट दिए जाएंगे और आपको कोई हेल्प नहीं की जाएगी। स्टार्ट करें? एक्साइटेड एवरीवन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्किम करना है। मुझे टॉपिक बताओगे, टोन बताओगे और मेन आइडिया बताओगे, 3 चीजें बताओगे। आपके 1 मिनट शुरू होते हैं अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए टाइम इज अप। देखते हैं कितने लोगों का टॉपिक और मेन आइडिया मैच किया और टोन मैच करी। हमने स्किमिंग किया, विमेन का डेवलपमेंट गेम चेंजर है इंडिया के लिए। फुल पोटेंशियल अभी यूज नहीं हो रहा है, हम इस पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा वुमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हो रही है। इतनी ज्यादा वुमेन फार्म्स में, लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वुमेन को भी इक्वल पार्टनर माने। पिछले 10 सालों में मेन तो हायर पेइंग जॉब्स पे चले गए हैं और वुमेन एग्रीकल्चर वर्क कर रही हैं। वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है एग्रीकल्चर में। हर 3 में से 2 वुमेन अब एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं। तो बेसिकली टोन जो है विमेन को लेके, विमेन के रोल को लेके थी। तो इंफॉर्मेशन दी है ऑथर ने कि विमेन काम तो अब कर रही है, लेकिन विमेन ज्यादा काम एग्रीकल्चर में कर रही है। दिस वाज द मेन आइडिया। टोन इंफॉर्मेटिव थी और मेन आइडिया क्या था? विमेन का रोल एग्रीकल्चर में। कितने लोगों का मैच किया मेन आइडिया? विमेन के राइट्स की बात की गई है, राइट। आगे बढ़े, चलो
अगला पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे 1 मिनट विद ऑल। चलिए टाइम इज अप, देखते हैं। विमेन अनपेड होती हैं, बहुत सारा नंबर बढ़ता जा रहा है। अनपेड है विमेन इन सारी स्टेट्स में, कोई पैसा नहीं मिलता विमेन को, और ये इनिक्विटी से है। विमेन को फार्मर्स नहीं मानते हैं, उनके पास ज़मीन भी कम होती है, पैसा भी कम होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मेल्स के पास होती हैं। विमेन का पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि उनकी इनकम बढ़ गई है। तो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर फेमिनाइज हो गया, लेकिन इससे इनिक्वालिटी बढ़ गई है। नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसकी वजह से विमेन को इंक्लूड किया जा रहा है। ये अग्रीमेंट भी आया। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि विमेन को पेमेंट नहीं मिलता, विमेन ज़्यादातर अनपेड है। तो इससे कोई इक्वालिटी बढ़ नहीं रही, विमेन एग्रीकल्चर में आ रही हैं तो इनइक्वालिटी ही बढ़ रही है। तो मेन आइडिया वही था कि विमेन को बराबरी की वेजेस या पैसे नहीं मिल रहे हैं, विमेन आर अनपेड, और वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। कितने लोगों का मैच किया मेन आइडिया? मैच किया, चलो बहुत बढ़िया। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। 1 मिनट अगेन, ऑल द बेस्ट। टोन बेटा नेगेटिव थी, टोन वॉज नेगेटिव। टाइम इज अप। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा, ये सारी चीज़ों में हमको फ़ायदा होगा। ये सारी जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। अगर विमेन को ये सब भी दिया जाएगा तो इससे विमेन भी एंटरप्रेन्योर बन पाएंगी। विमेन को हमें मूव करवाना होगा अनपेड से ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे पैसा उनको मिले। इन सब चीज़ों में दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ती जा रही है ये सारी चीज़ों की, तो ये सब एक्सपैंड करेगा। विमेन ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि विमेन प्रोड्यूसर्स शिफ्ट हो सके। तो बेसिकली मेन आइडिया ये था कि विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब विमेन को हमें अनपेड से पेड की तरफ मूव करना होगा, उनको लेबर से एंटरप्रेन्योर की तरफ मूव करना होगा। तो बेसिकली ऑथर ने सजेशंस दिए हैं कि कैसे हम विमेन प्रोड्यूसर्स को, विमेन फार्मर्स को मूव कर सकते हैं अनपेड जॉब से पेड वर्क की तरफ। टोन कैसी थी? सजेस्टिव थी। सजेस्ट किया है ऑथर ने कि विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो हमें इन अवसरों का, इन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना हो। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है स्किमिंग पे। धीरे धीरे स्किमिंग इंप्रूव होगी। अभी 10 to 20% इंप्रूवमेंट आ रहा है स्किमिंग में।
जैसे जैसे और स्किम करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। जितने लोगों ने पिछली वाली 2 क्लासेस भी ली हैं और इस वाली क्लास में भी, क्या उनको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है स्किमिंग में? यस, धीरे धीरे 10% होगा, फिर 20% होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। चलो, अब लास्ट, ये थोड़ा छोटा है इसलिए 45 सेकेंड्स फॉर ऑल द बेस्ट। चलिए, टाइम इज अप। क्या बताया गया है? कदम नहीं उठाएंगे तो विमेन एक्सक्लूड हो जाएंगी। इनोवेशंस होने चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये सारी एप्लीकेशन है, ये विमेन को कनेक्ट कर रही हैं, इससे विमेन लेबर को हेल्प मिलेगी। ये बेनिफिट्स डिपेंडेंट हैं कि हमें चीज़ों को भी ठीक करना पड़ेगा। विमेन को लिटरेसी देनी पड़ेगी, डिजिटल लिटरेसी, लैंग्वेज गैप ठीक करना पड़ेगा, उनको डिवाइसेस देनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों के लिए सबको मिलके काम करना। बेसिकली वही दिया हुआ है कि विमेन को डिजिटल इनोवेशंस, मतलब डिजिटल चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा हर एक विमेन तक पहुंचने के लिए, और विमेन को लिटरेसी देनी पड़ेगी, उनको डिवाइस देनी पड़ेगी जिससे कि वो उनको फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का रोल बताया गया है कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है विमेन को। डिजिटल इनोवेशंस मतलब डिजिटली हम कैसे हेल्प कर सकते हैं विमेन को, ये सारी एप्लीकेशंस कैसे हेल्प कर रही हैं। अगर तो विमेन को हमको पढ़ाना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर उनके पास डिवाइस नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो उनको देना पड़ेगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि डिजिटल वेज में विमेन की हमको हेल्प करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आ जाते हैं, हमने स्किमिंग कर लिया है पैसेज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करोगे? चलो, 1 मिनट का टाइम है, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, देखते हैं कुछ कुछ सही निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा। बहुत अच्छे से वर्ड्स को पढ़ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल, रिवर्स द डिक्लाइन, बहुत अच्छे से पढ़ना, गड़बड़ मत करना। जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर में, इसने सक्सेसफुली रिवर्स कर दिया है जो डिक्लाइन है सेक्टर के शेयर में का नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब विमेन जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। विमेन काम ही कर रही हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो आज भी अनपेड है, तो सक्सेसफुल तो हुआ ही नहीं है कुछ भी। पूरे पैसेज में कोई भी ऑथर ने कहीं पे भी नहीं बोला कि सक्सेसफुली विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उससे ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ती जा रही है, उस सेक्टर का शेयर बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, यहां तक था, बट क्या सबको देगा विदाउट एनी एक्सेप्शन? नहीं, ऑल वर्ड ने घोटाला कर दिया, विदाउट एनी एक्सेप्शन ने घोटाला कर दिया, किसी को भी छूट नहीं, सबको 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, सिस्टमिक मीन्स सिस्टमिक इशू क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि विमेन को फार्मर्स मानते नहीं है, विमेन को आज भी लेबरर्स ही मान रहे हैं,
और विमेन के पास बहुत ही कम, डिस्प्रोपोर्शनली मीन्स बराबरी का नहीं है, तो उनके पास बहुत ही कम परसेंटेज है लैंड का। बिल्कुल सही है, आंसर इज सी ओनली। कितने लोगों का ठीक निकला, समझ आया सभी को? चलो अगला क्वेश्चन। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो ऑपोजिट चीजें। पैराडॉक्स समझते हो? पहले पैराडॉक्स का मीनिंग समझो। ऑथर ने पूछा है कि विमेन को जो एम्प्लॉय किया जा रहा है उसमें क्या पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो ऑपोजिट चीजें एक साथ होना, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो कोई भी अगर आंसर होगा तो उसमें दो ऑपोजिट चीजें होंगी। चलो कोशिश करो पहले, फिर मैं समझाऊं। चलिए लेट्स डिस्कस इट। विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ गया है सब्सटैंशियली, मीन्स बहुत ज्यादा, ह्यूजली। लेकिन जो उनका रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन मीन्स पैसा मिलने का प्रॉस्पेक्ट, मीन्स चांसेस, पैसे मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए। डिटेरेटेड मीन्स डिक्रीज हो गए साइमल्टेनियसली, मीन्स साथ की साथ पैसा नहीं मिल रहा। पार्टिसिपेशन तो बहुत हो रहा है, काम तो बहुत कर रही है विमेन फार्मर्स में, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। सही बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि कॉन्करेंट में साथ के साथ गिरावट आ गई है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में तो गिरावट नहीं आई। विमेन की लैंड ओनरशिप बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है। और जो उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो तो कम हो गई है, लेकिन उनकी लैंड ओनरशिप बढ़ गई है, नहीं लैंड ओनरशिप तो नहीं बढ़ी। फीमेल एग्रीकल्चर वर्कर्स को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी उनको मिल रही है, नहीं गलत है। उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है, लेकिन उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। विमेन का जो एक्सेस है एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स लोन, तो विमेन को लोन अच्छे से मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी इनइक्वालिटी है लैंड ओनरशिप में, लेकिन लोन अच्छे से मिल रहे हैं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि विमेन को लोन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आंसर इज, कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये कीवर्ड जहां मिला आपको, उन वाली लाइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ रहा होता तो। पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, अगर डाउट हो रहा होगा दो ऑप्शंस में तो कीवर्ड वाली लाइन पे जाएंगे। चलो पहले आंसर को देने की कोशिश करो। दे दोगे मुझे लगता है आंसर बिना लाइन पे जाए हुए। इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, हम जो अनुमान लगा रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तुरंत की तुरंत विमेन को रिकॉग्निशन दे देगा फार्मर्स की तरह। मतलब जैसे ही अग्रीमेंट होगा विमेन फार्मर्स बन जाएंगी और इक्वल लैंड ओनरशिप का हक मिल जाएगा उनको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज डिजाइन, ये बनाया गया है जिससे कि प्राइमरीली मीन्स मेनली फायदा हो मेल फार्मर्स को, मेल फार्मर्स को फायदा हो। पोटेंशियली मार्जिनलाइजिंग विमेन, ये विमेन को साइड में रख देगा, मतलब विमेन को और कमजोर बना देगा अगर कोई टारगेटेड कदम नहीं लिए गए तो। ये विमेन को का चेंज करवा देगा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगी अगर उसके अंदर एम्बेड मीन्स बसे हुए, अगर उसके अंदर जो बसी हुई प्रोविजंस मीन्स कंडीशंस, तो उसके अंदर जो लिखी हुई कंडीशंस हैं ट्रेनिंग की और क्रेडिट देने की, अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुई तो विमेन एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी। ये तो मैच कर रहा है, टिक लगा दिया। पैसेज सजेस्ट करता है कि एफटीए का ना के बराबर इंपैक्ट होगा, नहीं इंपैक्ट होगा, ऑथर ने इसीलिए बोला था एफटीए का इंपैक्ट होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं नेग्लिजिबल इंपैक्ट, जीरो इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो सिर्फ सामानों पे फोकस करता है, एग्रीकल्चर पे नहीं करता। बिल्कुल ही गलत हो गया। वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम ऑफ अनपेड लेबर, अनपेड लेबर की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं, कदम उठाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होगी, ऑटोमेटिकली का मतलब होता है खुद ब खुद। तो ई वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों ने ई आंसर भी बोला था। खुद ब खुद प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, ऑथर ने बहुत सारे कदम बताए थे, ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे।
ये लीगली मैंडेट कर देगा, लॉ बना देगा कि विमेन को भी वेजेस देनी पड़ेंगी। आंसर इज व्हाट? चलो अगले पर आते हैं। ट्राई इट आउट एवरीवन। चलिए देखते हैं कौन सा रिस्क है अभी के ट्रेंड्स में, मतलब अभी जो चल रहा है एग्रीकल्चर में उससे क्या रिस्क है जो पैसेज ने सबसे ज्यादा जोर डाला है। फार्म्स पूरी तरीके से मैकेनाइज हो जाएंगे, मैकेनाइज का मतलब मशीन से चलेंगे, तो इससे क्या होगा, रेंडर का मीनिंग क्या होता है, हो जाना। इससे क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी फीमेल जो काम कर रही है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगी, मतलब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फीमेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्म्स में, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं। राइजिंग नंबर ऑफ मेन का नंबर जो बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर में, वो फायदों को उल्टा कर देगा जो विमेन के द्वारा किए गए हैं लास्ट डिकेड में। क्या नंबर ऑफ मेन बढ़ता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ग्लोबल ट्रेड अग्रीमेंट जो हमारी दुनिया के साथ ट्रेड अग्रीमेंट हो रहे हैं, इन सब से बहुत तेजी से, स्टीप मीन्स शार्प, बहुत तेजी से गिरावट आएगी। जो हमारी कंट्री के अंदर फूड क्रॉप्स का प्राइस है उसमें गिरावट आएगी। जो फोकस है विमेन लेड डेवलपमेंट की, विमेन के द्वारा डेवलपमेंट, इससे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज छीन ली जाएंगी मेल फार्मर से। तो जो मेल फार्मर्स है उनसे रिसोर्सेज हटा के विमेन फीमेल को दे देंगे, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं था। हाँ, जब तक कदम नहीं उठाओगे तब तक रिस्क है कि विमेन जो है इन अपॉर्चुनिटीज से बाहर रहेंगी, जिससे कि परपेचुएट हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी इनइक्विटी। तो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, तभी विमेन को फायदा होगा, अदरवाइज विमेन बाहर ही रहेंगी। आंसर इज, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन्फ्रेंस का मैं मीनिंग बता देती हूँ। इन्फ्रेंस क्या होता है, पैसेज पढ़ा आपने और अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई, तो पैसेज के साथ आपकी सूझबूझ भी लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। चलिए, कौन सा इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन मीन्स इम्पैक्ट, तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो गया है इंडिया की नेशनल आउटपुट पे। मतलब बेसिकली विमेन जो काम कर रही हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फेमिनाइजेशन का मतलब क्या है, विमेन जो काम कर रही हैं एग्रीकल्चर में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, ये ऑथर हमसे पूछ रहे हैं। चलो क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ कि, चलो पहले इसको एलिमिनेशन से करते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पहले उनको हटाते हैं। तो विमेन का जो पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, इसने सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को नेशनल जीवीए से डिक्लाइन होने से। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये बताओ। क्या मैं कह सकती हूँ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड में? इसको एक बार देखते हैं फिर इसका आंसर देंगे। कहाँ लिखा हुआ था कि विमेन ज्यादा आ गई हैं, मेन छोड़ के जा रहे हैं, तो इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर का सेक्टर। मतलब विमेन तो बहुत ज्यादा काम कर रही है बट उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, वो अनपेड लेबरर्स हैं, तो इसकी वजह से ग्रॉस वैल्यू एडेड कम हुई है। तो कहाँ लिखा हुआ था, एक बार देखते हैं। कोई वेजेस नहीं मिल रहे उनको। विमेन का जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है हायर इनकम में,
इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 15.3 से 14.4 हो गया। इस लाइन को अच्छे से पढ़ो पहले। विमेन काम कर रही है लेकिन उसका उसने पैसा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो पैसा कमाने में वो कम होता जा रहा है। 15.3 था, 14.4 हो गया। चलो अब क्वेश्चन, चलो इस लाइन को पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। नाउ ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। तो गिरने से प्रिवेंट तो नहीं कर पा रही विमेन, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है लेकिन गिरने से प्रिवेंट तो नहीं हो रहा, गिर तो रहा है। विमेन का जो एग्रीकल्चर वर्क है उसने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर दी है, जिसको काउंट नहीं किया जा रहा है प्रोडक्टिविटी में। तो विमेन का जो एग्रीकल्चरल वर्क है उससे इतनी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू आ गई है जो अनअकाउंटेड फॉर है ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में। इकोनॉमिक वैल्यू तो जनरेट ही नहीं हो रही ना। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मनी के टर्म्स में वैल्यू, इकोनॉमी को फायदा होने के टर्म्स में वैल्यू, वो हो ही नहीं रही, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। जो शिफ्ट हुआ है अनपेड फीमेल लेबर की तरह, मतलब विमेन काम तो कर रही है लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, ये कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो कम हो रहा है। सही बात है, विमेन काम कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो कम होता जा रहा है, मनी वैल्यू कम होती जा रही है। चलो, फीमेल डोमिनेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जहाँ फीमेल्स काम कर रही हैं, इन्होंने स्टेबल प्रोडक्टिविटी सेम है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, हालांकि उनको इनएडिक्वेट गवर्नमेंट का सपोर्ट कम मिल रहा है, गवर्नमेंट से रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, फिर भी प्रोडक्टिविटी स्टेबल है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। जो फेमिनाइजेशन है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में इतनी सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, इसकी वजह से सेक्टर ग्रो कर गया है, सेक्टर बदल गया है एक हाई वैल्यू कंट्रीब्यूटर में, बहुत ज्यादा वैल्यू कंट्रीब्यूट हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, नहीं। तो ऑथर की टोन क्या थी कि एग्रीकल्चर के फेमिनाइजेशन का इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा है, कि विमेन बेचारी काम तो कर रही है बट उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का रोल था वो कम होता जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? चलो अगला, 1 minute with all। चलिए देखते हैं पैसेज का जो व्यू है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का जो रोल है किस चीज को ठीक करने में, जेंडर में जो इनइक्वालिटी आ रही है उसको ठीक करने में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल है, उसमें ऑथर का व्यू क्या था। ऑथर ने क्या बोला था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो आ गई है लेकिन विमेन को पढ़ाना पड़ेगा उसके बारे में, विमेन को स्मार्टफोन देना पड़ेगा, विमेन को डिजिटल लिटरेसी देनी पड़ेगी, मतलब वो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, वो सिखाना पड़ेगा। तो ऑथर ने क्या बोला था कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है लेकिन विमेन को उसको लेके इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, विमेन को स्मार्टफोन देना पड़ेगा, विमेन को डिवाइस देनी पड़ेगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी हटा दिए हैं सारे के सारे बैरियर्स। तो जितने भी बैरियर्स थे जो विमेन के इक्वल पार्टिसिपेशन को रोक रहे थे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हटा दिए हैं क्या? नहीं, अभी हटाए नहीं है, अभी हटाना बाकी है। अभी विमेन को लिटरेसी देना पड़ेगा, विमेन को स्मार्ट डिवाइस देनी पड़ेगी, तब जाके सारे बैरियर्स हटेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता।
टेक्नोलॉजी जो सॉल्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी के, वो रास्ता तो दे रहे हैं, पोटेंशियल मीन्स हो सकता है, होने वाला, पाथवे मीन्स रास्ता, तो टेक्नोलॉजी रास्ता तो दे रही है विमेन के इकोनॉमिक इंक्लूजन का, कि विमेन को भी इकोनॉमी में इंक्लूड करो, विमेन को भी एक अच्छा खासा हिस्सा बनाओ, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे है कि हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हमको ठीक करना पड़ेगा फाउंडेशनल एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस। फाउंडेशनल एक्सेसिबिलिटी चैलेंज का मतलब क्या है कि एक्सेस होना चाहिए विमेन के पास। एक्सेस का मतलब क्या है, विमेन के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो डिवाइस होना चाहिए। फाउंडेशनल एक्सेसिबिलिटी मीन्स विमेन को पढ़ना आना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए, वो डिवाइस होना चाहिए। तो जब हम इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे तभी इसका फायदा है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। सही लग रहा है? मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स यूज कर रहे हो, प्रिसिशन मीन्स बहुत ही एक्यूरेट, एक्यूरेसी के एग्रीकल्चरल टूल्स जो हैं वो इनहेरेंटली मीन्स नेचुरली वो बेकार है। तो क्या मोबाइल एप्लीकेशंस बेकार हैं? ऑथर ने ऐसा कहीं भी बोला है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में जो हेल्प कर रही हैं टेक्नोलॉजी की, वो नेचुरली बेकार हैं? किस चीज़ को ठीक करने में? इतनी ज़्यादा इनइक्विटीज़ जो हैं, जो फीमेल फार्मर्स फेस कर रही हैं, उसके लिए बेकार है? बेकार तो नहीं है। ऑथर ने बोला काम कर जाएंगी अगर विमेन को पढ़ा दिया तो। डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, अगर विमेन को पढ़ा दिया गया तो इसमें अलोन वर्ड ने घोटाला कर दिया। अलोन मीन्स ओनली, सिर्फ इससे काम चल जाएगा, सिर्फ विमेन को पढ़ा दो तो कॉम्प्रिहेंसिवली मीन्स कंप्लीटली, इससे विमेन का स्टेटस ठीक हो जाएगा? नहीं, डिवाइस भी तो देना पड़ेगा उनको। इससे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज हो जाएगा विमेन का इकोनॉमिक स्टेटस। इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स साथ में, इंस्टीट्यूशनल मीन्स रूल्स रेगुलेशंस बनाने की या कोई रिफॉर्म लाने की, रिफॉर्म मीन्स कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विमेन को लिटरेट कर दो काम खत्म। नहीं, डिवाइस भी देना पड़ेगा, विमेन को लोन भी देना पड़ेगा, क्रेडिट भी देना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स है, एक से काम नहीं चलेगा। किसने घोटाला किया? अलोन वर्ड ने। अलोन मीन्स ओनली। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं हुई थी पैसेज में। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो कौन होते हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीन्स ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं हुआ। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बेकार हैं रूरल वुमेन प्रोड्यूसर्स को कनेक्ट करने में, शहरों के और इंटरनेशनल। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक फ्रेज यूज हुआ है ड्रॉन इनटू। नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम पैसेज का नहीं है, ग्रामर का है, तो इसको साथ में करेंगे। कौन सा सेंटेंस है जिसमें ड्रॉन इनटू सेम तरीके से यूज हुआ है? तो पहले उस ड्रॉन इनटू वाले सेंटेंस पे जाएंगे हम। कहाँ पे यूज हुआ है ड्रॉन इनटू? अब हमें ढूंढना पड़ेगा ड्रॉन इनटू। हाईलाइट रहेगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा वो हाईलाइटेड वर्ड होगा। इस लाइन को पढ़ो पहले, रीड दिस लाइन एवरीवन। तो जो चेंजेस आए हैं इंडियन वर्कफोर्स में, इसकी वजह से मेन जो है हायर पेइंग नॉन फार्म जॉब्स में खिंच गए हैं। ड्रॉन इनटू मींस उसने अट्रैक्ट कर लिया है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। मतलब क्या हो रहा है, वो कोई सेक्टर है वो उनको अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से मेन को लग रहा है कि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी, इसलिए वो फार्म जॉब्स को छोड़ के नॉन फार्म जॉब्स पे जा रहे हैं। मतलब जॉब करने की बात हो रही है, एक सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर जाने की बात हो रही है। अब बताओ कौन सा वाला है जिसमें एक सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर जाने की बात हो रही है, एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाने की बात हो रही है, कि वो वाला काम उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ध्यान से पढ़ना फिर बताना, इस क्वेश्चन में किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सेम सेंस, सेंस क्या था कि एक सेक्टर छोड़ के वो दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हैं। आर्टिस्ट ड्रॉन हो गया, इसमें मीनिंग भी अट्रैक्टेड ही है, लेकिन यहाँ पे जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो सुंदरता को देख के वो अट्रैक्ट हो गया और उसने घंटों बिताए उसको वैल्यू को बनाने में। आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, स्कैंडल मीन्स घोटाला, जब घोटाला सामने आया तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस किस में खींचे चले आए कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई कमीशन के द्वारा। 3 बच्चे जो बच्चे थे वो खिंच में चले आए,
स्टोरी टेलर जो कहानी सुना रहा था उसकी कहानी बच्चों को बहुत पसंद आई और उन्होंने रैप्ट अटेंशन मीन्स पूरा अटेंशन के साथ पूरी इवनिंग वो कहानी सुनते रहे। यंग ग्रेजुएट्स जो है अब कहाँ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहे हैं, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज मिल रहा है उनको, करियर के चांसेस भी अच्छे मिल रहे हैं, लग रहा है, टिक लगाया। डिटेक्टिव खिंचा चला गया मिस्ट्री में, मतलब मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उस रहस्य में अट्रैक्ट हो गया जब उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस मिला सबूत का, क्राइम सीन। सेक्टर में जाने की बात तो सिर्फ डी में हो रही। तो आंसर वॉज व्हाट? आंसर वॉज, समझ आया सभी को कैसे किया हमने पूरा का पूरा पैसेज? एवरीवन मजा आया? अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मैम मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे मैं नहीं समझ पा रहा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा। बेटा इंग्लिश में ना ऐसा आपको पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जैसे मैथ्स में 1+1 2 ही होता है, ऐसे इंग्लिश में भी कोई रूल होना चाहिए कि 1+1 2 ही होना चाहिए, या इंग्लिश में भी कोई रूल होना चाहिए कि ये वाला वर्ड पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है। आप ये बात नहीं समझ पाते हो कि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को समझने का कोई रूल नहीं होता है। भाषा को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फेस करना पड़ता है। जितना फेस करोगे उसको उतना इजी लगने लग जाएगा। पहला पैसेज करोगे मेरे साथ बहुत डिफिकल्ट लगेगा, दूसरा पैसेज और डिफिकल्ट लगेगा, तीसरा पैसेज डिफिकल्ट लगेगा, चौथे पैसेज से थोड़ा थोड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो तरीका एक ही है इसको समझने का, इसको करने का, इसमें मार्क्स लाने का, एंड दैट इज फेस इट एज मच एज पॉसिबल। जितना फेस कर सकते हो उतना फेस करो, और कोई तरीका नहीं। इसमें मैं कोई रूल नहीं बता सकती कि ये रूल है, बस ये कह सकती हूँ आपने परफेक्शन बैच ज्वाइन किया है, भरोसा रखो, 1 महीने तक रेगुलरली आके देखो, 1 महीने के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, बट उसके लिए भरोसा रखना पड़ेगा। पहले दूसरे तीसरे दिन कॉन्फिडेंस नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट पैसेज पर आए। अगला पैसेज करते हैं, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। यहां से यहां तक स्किमिंग करनी है, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या समझ में आया। इंडिया में पानी की प्रॉब्लम चल रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इंडिया के पानी सिस्टम पे। क्लाइमेट बहुत सारों में से एक है। इंडिया के पानी के रिसोर्सेज को नंबर से बताते हैं, नंबर्स मीनिंगफुल नहीं है। इंडिया की जो पानी की रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग है। इतना पानी, इतनी बारिश होती है, इतना पानी आता है इन सब जगह, इनमें से इतना पानी हम यूज़ कर सकते हैं। इस बेसिन में इतना पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ इतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली
इंडिया में जो पानी की प्रॉब्लम है वो बताई गई है और फिर सारा डेटा दिया गया है। तो बोला गया कि पानी की प्रॉब्लम एक जो रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है। तो मेन आइडिया वही था कि पानी का क्राइसिस के बारे में डेटा दिया हुआ है, कितना पानी आता है, कहाँ आता है, कितना यूज कर सकते हैं, और एक क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी में प्रॉब्लम आ रही है और वो एक फैक्टर है। टोन नेगेटिव थी, राइट। टॉपिक था वाटर क्राइसिस। मेन आइडिया था, डेटा दिया हुआ था वाटर क्राइसिस को लेके और क्लाइमेट एक रीजन बताया गया। चलो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। इन्फॉर्मेटिव क्यों नहीं हो सकती? इन्फॉर्मेटिव भी टोन हो सकती है, बट इन्फॉर्मेटिव तो हमेशा ही टोन होती है जनरली, क्योंकि ऑथर कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्म कर ही रहे हैं, तो इन्फॉर्मेटिव टोन तो हमेशा ही होगी। चलो अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? इतनी बारिश इतने टाइम में हो जाती है, इसकी वजह से सीजनल रिवर होती है, फिर वो सूख जाती है। पूरे साल की बारिश कुछ ही दिनों में हो जाती है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। फिर जो रिवर्स हैं वो भी रिस्क पे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाते हैं, फिर इन सब की वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, फिर पोल्यूशन भी होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं क्लाइमेट के इम्पैक्ट पानी पे। वार्मिंग जो हो रही है इसकी वजह से वाटर डिमांड बढ़ रही है। रेनफॉल का ट्रेंड भी क्लियर नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ही बारिश होगी, जब यहाँ यहाँ होगी, कुछ कहते हैं कुछ एरियाज में बारिश कम हो रही है। तो मतलब बेसिकली क्या बोला हुआ है कि इंडिया में ना रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ ही महीनों में सारी बारिश हो जाती है, कुछ ही दिनों में सारी बारिश हो जाती है, फिर बाकी दिन सूखा पड़ जाता है। तो फिर अगला क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, फिर पोल्यूशन भी हो रहा है, फिर पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो पहले पैराग्राफ में मेन रीजन क्लाइमेट चेंज दिया हुआ था पानी की प्रॉब्लम को, फिर आगे क्या बताया गया और क्या प्रॉब्लम है पानी की? पहली प्रॉब्लम है कि बारिश कुछ दिन हो जाएगी, फिर बाकी दिन सूखा पड़ा रहेगा, ये प्रॉब्लम है। पोल्यूशन प्रॉब्लम है, और फिर डिमांड ऑफ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम। तो तीन प्रॉब्लम्स क्या बताई? पहले में क्लाइमेट चेंज बताया था, और इसमें अनइवन रेनफॉल, दूसरा पोल्यूशन, और तीसरा इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये सारे रीजंस बताए कि क्या क्या रीजंस है पानी के क्राइसिस। तो टोन फिर से नेगेटिव है, टॉपिक है पानी की क्राइसिस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मेन आइडिया है तीन प्रॉब्लम्स बताई हैं ऑथर ने। चलो अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है कि हिमालयन ग्लेशियर्स खत्म होते जा रहे हैं, स्नो मेल्ट हो रही है।
फिर इसकी वजह से हमको क्या लग रहा है, रिवर्स में फ्लो बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को बाढ़ आ सकती है। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें तो खराब हो रही हैं, बट इंडिया मैनेज भी अच्छे से नहीं कर रहा। फिक्स्ड वॉल्यूम है, ड्राई ईयर्स के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, पुराने चीज़ों को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज इकलौता कारण नहीं है, इंसान की वजह से भी बहुत सारे कारण हैं। इंसान इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहा है जिसमें पानी इतना यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ऑथर ने पहला तो बोला, अगली प्रॉब्लम क्या है कि तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम, इंडिया अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा, इंडिया आज भी पुराने पुराने सिस्टम यूज़ कर रहा है, इंडिया का मैनेजमेंट खराब है। और तीसरी प्रॉब्लम कि इंसानों की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, इंसान एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, ग्राउंड वाटर से ले रहा है और बहुत ज़्यादा पानी यूज़। तो फिर से क्या क्या और पानी में प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है इंडिया में, वो सब बताई गई है। तो पहली प्रॉब्लम ग्लेशियर्स का मेल्ट करना, दूसरी प्रॉब्लम इंडिया का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पुराना है, और तीसरी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में आज भी हम बहुत बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी खत्म होता जा रहा है। ग्लेशियर्स होते हैं आइस के बड़े बड़े माउंटेन्स, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। चलो क्वेश्चंस पर आए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन की टोन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हिमालयन ग्लेशियर्स को मद्देनजर रखते हुए पैसेज ने जोर डाला है एक इम्पैक्ट कि पानी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रोजेक्टेड मीन्स प्रेडिक्टेड, कौन सा रिजल्ट हो सकता है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का? ग्लेशियर्स का मेल्ट होना अच्छी बात में बताया, ऑथर ने खराब बात में बताया। क्या सभी को क्लियर है नेगेटिव टोन होगी? चलो अब नेगेटिव टोन है, अब दो एक क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव टोन वालों को एलिमिनेट करो, जिस जिसकी पॉजिटिव टोन है उनको काट दो। बताओ किस किस कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी टोन पॉजिटिव है, उसको काटो सबसे पहले। परमानेंट इंक्रीज हो जाएगा ड्राई सीजन के रिवर फ्लो में, मतलब जब ड्राई सीजन है, जब बारिश नहीं हो रही है, उस समय भी रिवर में पानी रहेगा, पानी की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, पूरे टाइम पानी रहेगा। क्या मैं कह सकती हूँ पॉजिटिव टोन है? पूरे टाइम पानी रहेगा। चलो, लगातार और रेगुलेटेड फ्लो रहेगा पानी का, पूरे साल पानी फ्लो करेगा। बढ़िया बात है भाई, ये तो पॉजिटिव टोन है। रिस्क बढ़ जाएगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, मतलब बाढ़ आने का रिस्क बढ़ जाएगा। सही था ये, लेकिन किस वर्ड ने घोटाला किया? सोल। सोल का मतलब क्या होता है? ओनली। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखा करो, मैं बार बार कहती हूँ ये वर्ड्स घोटाले वाले शब्द होते हैं, ये आपका आंसर गलत करवा देते हैं, नेगेटिव मार्किंग करवा देते हैं पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद भी। सोल मीन्स ओनली, इकलौता इंपैक्ट यही रहेगा, इकलौता बड़ा और कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। घोटाले वाला वर्ड था ये। स्टार्टिंग में सर्ज होगा रिवर फ्लो में, पानी रिवर का बढ़ जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा, जब वो पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा पानी। मैच कर रहा है, हमने टिक लगा दिया, नेगेटिव टोन है क्योंकि लॉन्ग टर्म रिडक्शन है, टोन भी नेगेटिव है, तो मैंने भी एक छोटा टिक लगाया है। अब मैं ई ऑप्शन को भी पढ़ूंगी। पूरी तरीके से गायब ही हो जाएंगी पेरेनियल रिवर्स, कंप्लीट वर्ड ने घोटाला कर दिया फिर से। किस वर्ड ने घोटाला किया? कंप्लीट, पूरी तरीके से गायब हो जाएगी रिवर। पेरेनियल रिवर्स जो हैं, जो पूरे टाइम फ्लो करती हैं, वो रिवर्स गायब हो जाएंगी। रिवर्स गायब क्यों होंगे भाई? ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं तो रिवर्स में तो पानी आएगा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। अगर आइस मेल्ट कर रही है तो पानी तो शुरुआत में बहुत आएगा। तो ई वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। पेरेनियल का मतलब होता है जो पूरे टाइम फ्लो करती हैं, वो रिवर्स। आंसर वॉज वॉट? आंसर वॉज, मैम घोटाले वाले वर्ड्स बता दो। सोल, ओनली, मियरली, कंप्लीटली, डेफिनेटली, श्योरली, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जब भी ये वर्ड्स हो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत। रेयरली,
ड्राई सीजन फ्लो का मतलब होता है बेटा जब बारिश नहीं हो रही है तब भी रिवर में फ्लो है, रिवर में पानी है, उसको बोलते हैं ड्राई सीजन रिवर फ्लो। एंटायरली। ऑलवेज। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। लग रहा है मुझे दे दोगे इस क्वेश्चन का आंसर भी। ग्राउंड वाटर से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसका क्या डुअल रोल है पहले बताओ। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि पानी खत्म होता जा रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, पानी का नैरेटिव में बताना था, पानी खत्म होता जा रहा है ना, यही लिखा हुआ था। आंसर बताओ। फूड सिक्योरिटी तो आ गई है लेकिन एनर्जी की सब्सिडी खत्म होती जा रही, सब्सिडी बढ़ती जा रही है, पंपिंग की सब्सिडीज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई, बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इससे गांव में गरीबी तो कम हो गई है लेकिन इसकी वजह से एक्विफर जो है, जो पानी है वो डिप्लीट होता जा रहा है, डिप्लीट मीन्स कम होता जा रहा है, मैच कर रहा है। क्रॉप का प्रोडक्शन तो स्टेबल हो गया है लेकिन फार्मर के ऊपर कर्जा बढ़ गया है। कर्जा क्यों बढ़ेगा भाई, इसने सूखे को तो कम कर दिया है लेकिन सॉइल में नमक ज्यादा आ गया है, सॉइल की सैलिनिटी, सॉइल में नमक ज्यादा हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन को तो सपोर्ट किया है लेकिन मार्केट के आगे कमजोर हो गया है। नहीं, पानी का नैरेटिव है तो पानी की कमी आई है, नमक का आना, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाना, सब्सिडी का, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी का, ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दैट इज व्हाट। चलो अगला। इन्फर का मतलब अपनी सूझबूझ लगानी है ना। तो जो रिश्ता है नंबर्स में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक्चुअल में वो रिश्ता कैसा है, ऑथर ने एक लाइन बोली थी कि नंबर्स। अच्छा पहले मुझे इसकी टोन बताओ, चलो मैं कोई हेल्प नहीं कर रही, टोन कैसी आएगी, रिश्ता अच्छा है या रिश्ता खराब है, पहले तो ये बताओ मुझे। यार नंबर्स अच्छे हैं या नंबर्स का कोई फायदा नहीं है। ऑथर ने एक लाइन बोली थी जब हम स्किमिंग कर रहे थे, नंबर्स से कोई फायदा नहीं होता, नंबर सिर्फ नंबर ही रह जाता है। नेगेटिव टोन थी। चलो अब सबसे पहले पॉजिटिव टोन वालों को एलिमिनेट करो, सबको पता है नेगेटिव टोन थी, तो जितने भी पॉजिटिव टोन वाले हैं नंबर्स को लेकर उनको हटा दो, एलिमिनेशन करेंगे सभी लोग पॉजिटिव वालों का। जो क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स के द्वारा जो हम जांच करते हैं प्रेसिपिटेशन की, बारिश की, वो मिसलीडिंग, गलत इंप्रेशन देता है एक्चुअल का, ये तो नेगेटिव ही है तो इसको तो नहीं हटा सकते। जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है रन ऑफ की, मतलब कितना पानी आया है, ये एक्यूरेट होता है नहीं, ऑथर की टोन नेगेटिव थी, यहाँ तो टोन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को हमने हटा दिया। ये अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीक तरीके से प्रिडिक्ट कर लेता है कि कितना पानी आएगा जिसको यूज कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल डेटा है पानी की रिसोर्सेज पे, वो एक कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे देता है, कितना पानी कहाँ कहाँ गया अलग अलग जोग्राफिकल जोन्स में, पॉजिटिव टोन है भाई। फिर से जो प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट्स हैं जो हम नापतोल करते हैं बारिश की, प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश की, वो सबसे रिलायबल है, सबसे विश्वसनीय है। रिलायबल मीन्स हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, फिर से पॉजिटिव टोन हो गई। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, विश्वसनीय है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज की जो कैलकुलेशन है वो एडिक्वेटली एडिक्वेटली मीन्स बिल्कुल सही तरीके से बता देती है कि कब कब कैसे कैसे बारिश होगी, कहाँ कहाँ बारिश होगी, फिर से पॉजिटिव टोन हो। तो नेगेटिव टोन का तो सिर्फ एक ही था, दैट वाज। तो टोन हमें बहुत बार हेल्प करती है क्वेश्चंस के। कोई परेशानी, सी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, इतने सारे सी वाले बच्चे थे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले खुद से।
पहले बताओ क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं इंडिया में, उसकी ऑथर ने तारीफ करी है बुराई करी है? इंडिया जो मॉडल्स यूज कर रहा है, इंडिया जो मैनेजमेंट कर रहा है चीजों का, उसकी रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, हम उस पर कितना विश्वास कर सकते, प्रेडिक्टिव मीन्स वो कितना हमें सही बताएगा, उसकी जो विश्वसनीयता है वो अच्छी है खराब है? बुराई करी है। बहुत बढ़िया, तो आंसर ही बता दो फिर। पहले पॉजिटिव टोन वालों को एलिमिनेट करो। चलिए देखते हैं, जो हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं, जो हम डेटा देखते हैं, वो दिखाता है कंसिस्टेंट अग्रीमेंट है, मतलब बिल्कुल चीजें मैच करें। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, अग्रीमेंट मीन्स मैचिंग, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो, सिमुलेशन मीन्स जो हम बिल्कुल कॉपी करके, मतलब सिमुलेशन मीन्स बिल्कुल एक्सटर्नल जैसा इन्वायरमेंट में होता है बिल्कुल वैसा करके मॉडल बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिमुलेशन मॉडल। जैसे मॉक टेस्ट आपका एक सिमुलेशन मॉडल होता है एग्जाम का, तो बिल्कुल एग्जाम जैसा मॉक टेस्ट बनाया जाता है, तो बहुत शो करते हैं, बिल्कुल चीजें मैच करती हैं। जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बारिश कब आगे ज्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल चीजें मैच कर जाती हैं। कौन पॉजिटिव हो गई भी? क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, जो हम नंबर्स निकालते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, वो यूनिफॉर्म बताता है, यूनिफॉर्मली सेम बताता है सब जगह बारिश कहाँ कहाँ बढ़ेगी, जिससे बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाती है, मतलब सॉल्व हो जाती है पानी की कमी की प्रॉब्लम पूरी कंट्री में। तो पूरी कंट्री में पानी की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। पॉजिटिव टोन है। जो थ्योरेटिकल मॉडलिंग प्रोडिक्शंस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रोडिक्ट करती है कहाँ कितनी बारिश होगी, वो अलग है। एम्पेरिकल मीन्स ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, जो देख के हमें सबूत मिलता है, और जो सरकार प्रोडिक्ट या गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडिक्ट करती है वो अलग अलग होती है। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी है फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग मीन्स प्रोडिक्शन में चीजें मैच नहीं करती हैं। रिवील मीन्स शो करता है ये अनसर्टेनिटी। चलो टोन नेगेटिव है। जो डेटा आया है वेस्टर्न घाट से वो वैलिडेट करता है। वैलिडेट मीन्स बिल्कुल सपोर्ट करता है, डेटा सपोर्ट करता है हमारे प्रोडिक्शंस को। तो सरकार ने जो प्रोडिक्शन किया है कि यहाँ बारिश होगी, जो डेटा आता है बारिश होने का बिल्कुल मैच कर जाता है। नहीं, मैच तो नहीं करता भाई। फिर से टोन पॉजिटिव है। क्लाइमेट मॉडल सक्सेसफुली लिख दिया फिर से। सक्सेसफुल वर्ड का ही मतलब होता है पॉजिटिव टोन, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। एंटिसिपेट करते हैं मतलब प्रिडिक्ट करते हैं। स्पेशल मीन्स स्पेस, मतलब कहाँ कहाँ बारिश कैसे कैसे होगी, और जो बिल्कुल मैच करता है। अलाइन मीन्स मैच करता है जो पुराना ट्रेंड है उससे। तो जैसे पहले होता आया था अब भी वैसे ही बारिश होती है, कोई चेंज नहीं आ रहा, और हमारा मॉडल भी बिल्कुल मैच करता है। तो फिर से पॉजिटिव टोन है। नेगेटिव टोन सिर्फ एक ही की थी एंड दैट वाज। चलो नेक्स्ट, खुद से ट्राई करेंगे। पहले मुझे टोन बताना, टोन कैसी होगी? कौन सा अजम्पशन है, कौन सी बात मान के चल रहे हैं पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो पैसेज चैलेंज कर रहा है डिस्कशन से? नहीं, टोन नेगेटिव नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पैसेज किसी बात के खिलाफ है, ऑथर किसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, तो सरकार कौन सी बात मान के चल रही है जिस चीज के पैसेज खिलाफ है? क्वेश्चन को समझो पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चल रहे हो कि 2 दिन के अंदर आपको स्किमिंग आ जाएगी। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि 2 दिन के अंदर स्किमिंग नहीं आ सकती, रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी। तो क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी बात है जो आप मान के चल रहे हो जिसके मैं खिलाफ हूं? तो आप तो कोई अच्छी बात मान के चल रहे हो, आप तो एक अच्छी बात मान के चल रहे हो, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। तो क्वेश्चन वही है कि सरकार या पैसेज में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटी है, वो ऐसी कौन सी बात मान के चल रही है जिसके ऑथर खिलाफ है? ऑथर खिलाफ है मतलब ऑथर नेगेटिव है कौन सी बात के?
जो सरकार मान के चल रही है, तो सरकार तो अपने लिए अच्छी बात मान के चल रही होगी। पहले तो क्वेश्चन का जो छोटा सा ट्विस्ट था वो समझ में आया या नहीं आया? तो सरकार 100 ईयर का मॉडल लेके चल रही है कि 100 साल पहले जो होता था वो आज भी होगा। तो सरकार ऐसी कौन सी बात मान के चल रही है जिसके खिलाफ ऑथर है? सरकार क्या मान के चल रही है कि चेंजेस आते ही नहीं है। अगर सरकार आज भी 100 साल पुराना मॉडल लेके चल रही है, इसका मतलब है सरकार को क्या लगता है कि बदलाव आता ही नहीं है, सब कुछ सेम रहता है, जो आज होगा अगले 100 साल में भी वही होगा। अब मुझे आंसर बताओ, अगर सरकार 100 साल के हिसाब से मॉडल बना रही है तो ऐसी कौन सी बात है जो सरकार मान के चल रही है? क्वेश्चन ये है, मुझे लग रहा है आंसर दे दोगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट आंसर दे दोगे। अगर सरकार 100 साल का स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है आज भी, इसका मतलब है सरकार कौन सी बात अज्यूम करके चल रही है कि सब कुछ सेम रहता है, बदलता ही नहीं है। चलो, कि जो प्राइमरी कॉज है, मतलब मेन कॉज है इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर का, वो पुअर मेंटेनेंस है। डिजाइन में कोई कमी नहीं है, डिजाइन में कोई कमी नहीं है, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रहा, आउट ऑफ। फ्लड मैनेजमेंट को ऊपर रखना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड को, शहरों को भले ही डूब जाने दो बट एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट कर लो, ऐसा सरकार मान के चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है पानी की डिमांड को मैनेज करने का। 100 साल वाला कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं इन तीनों में। जो कॉन्सेप्ट है 100 साल का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सरकार ये मान के चल रही है कॉम्प्लेक्स है, नहीं सरकार तो मान रही है बढ़िया है, सरकार उस चीज़ को फॉलो कर रही है, इसका मतलब है सरकार तो मान रही है बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, तो उल्टा दे रखा है। हाँ, सरकार क्या मान के चल रही है कि कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट आएगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टैटिक है, मतलब वो चेंज नहीं होगी, जो 100 साल पहले थी वो आज भी रहेगी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? नॉट चेंजिंग। तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, कोई चांसेस है, वो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होंगे, और उसको हम अच्छे से प्रोजेक्ट कर लेंगे पुराने डेटा से। तो 100 साल पुराने डेटा से भी हम आज पता लगा सकते हैं कि आज क्या होगा। सरकार इस बात को मान के चल रही है, इसलिए सरकार इस 100 साल का स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट चल रही है। पहले बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? तो अगर कोई इंसान ये मान के चल रहा है कि मैं 10 साल पहले जैसा था, आज भी मैं वैसा ही रहूं, तो इसका मतलब वो क्या मान के चल रहा है कि 10 साल में कोई बदलाव नहीं आया, चीजें क्या है? स्टैटिक है, नॉट चेंजिंग है, नहीं बदल रही हैं चीजें। ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो सरकार के इस डिस्कशन के पीछे अजम्पशन क्या है कि चीजें चेंज नहीं हुई है, इसलिए पुरानी चीजों को ही हम आज भी फॉलो। चलो, अब ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, फिर से ये पैसेज से क्वेश्चन नहीं है। सरकार ने, मतलब ऑथर ने क्या बोला कि इंडिया की वाटर बॉडीज पे डुअल प्रेशर है। इंडिया की वाटर बॉडीज पे क्या है? दो तरफा प्रेशर है। दो तरफा प्रेशर क्या है? इनफैक्ट ऑथर ने तो बहुत सारे प्रेशर्स बताए। पहला प्रेशर क्या है? क्लाइमेट चेंज का। दूसरा प्रेशर क्या है? पॉल्यूशन का। तीसरा प्रेशर क्या बताया? कि हम एग्रीकल्चर इतना ज्यादा कर रहे हैं। तो ये तीन प्रेशर्स बताए ऑथर ने पूरे पैसेज में कि हमारी वाटर बॉडीज पे ये प्रेशर है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सेम टाइप की बातें कर रहा है? तो पहले मुझे बताओ, टोन से करते हैं, दोनों प्रेशर या तीनों प्रेशर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टोन से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या मैं कह सकती हूँ नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं सब चीज? ऑथर ने पॉजिटिव की तो कहीं बात ही नहीं करी थी पूरे पैसेज में। तो जितने भी प्रेशर्स हैं वो सब नेगेटिव हैं, वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले एलिमिनेट करो। सबसे पहले क्या करोगे? पॉजिटिव वाले एलिमिनेट करोगे। यहाँ पे बेनिफिट वर्ड आ गया था, ये पॉजिटिव था। यहाँ पे आ गया था न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये पॉजिटिव था। नई नई रोड्स बन रही है, नई नई रेलवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है। यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोटेक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिव था। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो है, प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव था। यहाँ पे था ग्रोथ हो रही है,
ऑथर की तो टोन कहीं पॉजिटिव थी ही नहीं पूरे पैसेज में, तो सिमिलैरिटी तो हो ही नहीं सकती। तो क्या मैं कह सकती हूँ सारे ऑप्शन है? इसको देख लेते हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम है और पोल्यूशन भी हो रहा है। सही बात है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है और पोल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आंसर। मज़ा आ रहा है? चलो, अब आप लोग, जब मैं पैसेज पढ़ा रही थी मुझसे स्वैम्पिंग वर्ड का मीनिंग पूछ रहे थे। वेरी स्मार्ट मैम, हाईलाइट दिया किया हुआ है तो मैम तो क्वेश्चन पूछेंगी, तो पहले ही मैम से पूछ लो स्वैम्पिंग वर्ड का मीनिंग। चलो, ह्यूमन इंड्यूस प्रेशर, जो इंसान प्रेशर लगा रहा है ये बहुत गहरा प्रेशर होता है और ये क्या कर देता है, क्लाइमेट के इम्पैक्ट को भी बहुत ज़्यादा क्या कर देता है। अब इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। स्वैम्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भर देना। तो अगर आपने किसी चीज़ को भर दिया है दैट मीन्स उसको स्वैम्प कर दिया है। तो एरोड का मतलब तो तबाह करना होता है, कंटैमिनेट का मतलब भी गंदा करना होता है, आइसोलेट करने का मतलब भी अकेला होता है। तो ये तीनों तो चले गए। अब दो बचे हैं, एक बचा है फ्लडिंग और एक बचा है ओवरवेलमिंग। क्लाइमेट के इफेक्ट में बाढ़ कैसे लाओगे, बाढ़ कॉन्टेक्स्ट की वजह से नहीं हुआ, क्लाइमेट के पानी में मतलब किसी नदी में बाढ़ आती है भाई, समुंदर में बाढ़ आती है, क्लाइमेट के इफेक्ट में बाढ़ कैसे लाओगे, तो बाढ़ भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा कर देना, भर देना। आंसर इज, तो समझ में आया कि मैं आपको स्किमिंग क्यों करवा इम्पॉर्टेंट है, वाई इज स्किमिंग इम्पॉर्टेंट। क्या हम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं स्किमिंग की हेल्प से? बिल्कुल दे सकते हैं, और ये हमें सीखनी पड़ेगी क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में हमारे पास रीडिंग के लिए टाइम नहीं होता है। तो स्किमिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये धीरे 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 करके आपकी डेवलप हो जाएगी। मज़ा आया आज के सेशन में? तो अभी हमने स्किमिंग पे पूरा का पूरा फोकस किया था, कल से हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करने वाले। आज भी वैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही किया हमने, बट कल से हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक स्ट्रैटेजी के साथ करें। यस, जो आपकी उम्मीदें थी परफेक्शन से वो पूरी हो रही हैं। बहुत लोगों ने बहुत उम्मीद करके, बहुत मुश्किल के साथ, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ परफेक्शन बैच को ज्वाइन किया था। क्या उम्मीदें पूरी हो रही हैं? लग रहा है कि 1 महीने रेगुलर आएँगे तो इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो बेटा मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि आपको एक-एक क्लास में ऐसी प्रोवाइड करूँ, हर एक क्लास ऐसी प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपका लेवल अप हो। और इसी कोशिश में मैं पूरे टाइम लगी रहती हूँ। एक-एक क्लास करने से पहले कोशिश ये रहती है, जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, कि इस क्लास के बाद बच्चे के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आना, और ऐसे-ऐसे रोज़-रोज़ क्लास हम ऐसे-ऐसे करेंगे, इम्प्रूवमेंट आता रहेगा तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे आप लोगों से कंसिस्टेंसी चाहिए होगी और मुझे आप लोगों से एक पॉजिटिव एटीट्यूड। सारी टेंशन छोड़ दो इंग्लिश की, सारी टेंशन मुझे दे दो इंग्लिश की। मैं आपकी सारी टेंशन लेने के लिए तैयार हूँ इंग्लिश की। बस मेरी 2 बात मान लो, 1 घंटे एडिटोरियल और 1 घंटे परफेक्ट, ये रोज़ कर लो बस। डेफ़िनेटली 100% इंग्लिश बहुत ही, बस ये 2 घंटे अपने रोज़ के मुझे दे दो। यस? तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, फीलिंग के साथ बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी केपेबल। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी पॉजिटिव माइंडेड। थैंक यू गॉड फॉर helping me improve myself day by day. Thank you, God, for helping me in every step that I take. Thank you, God, for making me a kind and a confident person. Thank you, God, for each and everything around me, for each and every one around. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड